नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी और हमने लेक्चर कौन सा कवर किया है, अभी पिछली वीडियो में लेक्चर हमने वहां पर कवर किया था 1.5। सो आज हमारा लेक्चर चलेगा 1.6। सो एक समय के लिए हम ये देखते हैं कि लेक्चर 1.5 में हमने कवर क्या किया था। सो हमने लेक्चर 1.5 में ये देखा था, लास्ट में आपको एक नोट बनवाया था, वहां पर हम तापीय गुणांक की बात कर रहे थे। तापीय गुणांक में क्या बताया था? तापीय गुणांक में ये बताया गया था कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं तो उसका तापीय गुणांक का मान कितना रहेगा। तो वहां पर हमने निकाला था इसका तापीय गुणांक का मान जो होता है या तो 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है। सो तापीय गुणांक के बाद अगला हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? चलिए दोस्तों देखते हैं आज का लेक्चर 1.6 और टॉपिक हमारा क्या रहेगा, आइए देखते हैं। तो जैसा आपने देखा दोस्तों कि हमने टॉपिक का नाम लिख दिया है अर्ध आयु, यानी हाफ लाइफ। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। आधे को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ध। आयु का मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब आयु। ठीक है, सो हमारा टॉपिक क्या है? अर्धायु। आखिरकार क्या होती है अर्धायु? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं या किससे प्रदर्शित करते हैं, देखते हैं दोस्तों। ऐसा समय, किसी भी अभिक्रिया का ऐसा समय जिसमें कोई अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, क्या कहलाती है? अर्धायु कहलाती है। दोस्तों जैसा आपने लिखा हुआ देखा है, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, किसकी सांद्रता? अभिकारक की। और सांद्रता क्या होती है ये भी हमने लेक्चर 1.1 में कवर किया हुआ है कि सांद्रता किसे कहते हैं। अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाती है? आधी। आधी क्यों रह गई? क्योंकि हमको कौन सी आयु निकालनी है? अर्ध आयु के बारे में हमको बात करनी है। इसीलिए जो इसकी सांद्रता यानी प्रारंभिक सांद्रता जो आधी रह जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। अब प्रारंभिक सांद्रता हम लोग मानते थे, क्या मानते थे? कोई रिएक्शन मान लेते थे, उसमें क्या कहते थे? माना कोई रिएक्शन ए है, यानी कोई अभिकारक ए है, ये क्या बना रहा था? उत्पाद बना रहा था। ठीक है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता हम लोग कितनी मान लेते थे? ए मानते थे। माना प्रारंभिक समय में सांद्रता ए हो जाती थी। जब स्टार्टिंग है या प्रारंभ हो रहा है तब उत्पाद कितना बनता था? आप कहेंगे उत्पाद 0 बनता था। ये कैसे बना ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है, आप वहां से आसानी से इसको देख सकते हैं। तो पहले कोई अभिकारक ले लिया, ये उत्पाद बना रहा है, इसकी सांद्रता हमने स्मॉल ए मान ली। जब स्टार्टिंग है उत्पाद बना नहीं होगा तो इसकी सांद्रता कितनी हो गई? 0 हो गई। अब कुछ समय गुजर गया, ठीक है, कुछ समय गुजर गया तो सांद्रता कितनी हो जाती थी? a माइनस एक्स हो जाती थी। कैसे हो जाती थी? क्योंकि जब कुछ समय गुजर गया तो कुछ उत्पाद बना होगा। मान लिया उत्पाद कितना बना होगा? x उत्पाद बना होगा। जब ये x उत्पाद बना है वो बना कहां से है? बना तो यहीं से है, यानी a से अगर x को घटा दिया जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि t समय बाद या कुछ समय बाद अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ कितना है। इसी प्रकार हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता उसकी, यहाँ क्या कह रहा है? अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी अभिकारक की सांद्रता स्टार्टिंग में थी कितनी? आप कहेंगे अभिकारक की सांद्रता स्टार्टिंग में थी स्मॉल ए। अब हम कहें यही प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है तो आधी सांद्रता को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब टोटल थी ए और इसका ए का आधा कितना होगा तो आपका आंसर क्या होगा सर? ए का आधा कितना होता है? a/2। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? अर्धायु को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने लिखा है अर्धायु को टी हाफ, 1/2 को क्या बोलते हैं? हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। अर्धायु को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अब अर्धायु से रिलेशन कैसे बनेगा इसकी भी हम बात करेंगे। कैसे हम प्रथम कोटि के लिए अर्धायु से रिलेशन निकालेंगे, कैसे हम द्वितीय कोटि के लिए अर्धायु से रिलेशन निकालेंगे और कैसे हम शून्य कोटि के लिए अर्धायु से रिलेशन को निकालेंगे, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अर्धायु समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको नोट्स इजिली अवेलेबल हो जाएंगे।
वहां से नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अगर डाउट नहीं क्लियर होता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन डाउट्स को क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। इस तरीके से अर्धायु के बारे में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा लिखा हुआ है अगला टॉपिक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान कितना होगा, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। सो वेग स्थिरांक को हम लोग k से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें पता है। और हमको सर ये भी पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो शायद सबका जवाब यही होगा, सर वह अभिक्रिया जिसकी सांद्रता या वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब दर क्या है, सांद्रता क्या है, ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में आसानी से कवर किया हुआ है। सो परिभाषा तो हमको पता चल गई। परिभाषा के बाद में अब हम k का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको मानना पड़ेगा एक अभिक्रिया। यहां लिखेंगे माना अभिक्रिया। मान लिया कोई अभिक्रिया है जिसमें कोई अभिकारक क्या है, a कोई अभिकारक है, ये क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। a कोई अभिकारक है, ये क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। और यहां पर हम क्या नीचे लिख लेंगे, हम जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि हम विद्वान हैं, इसीलिए तो जानते हैं। सो क्या जानते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है, जैसा कि आपने अभी बताया या आपने जैसा अभी सोचा होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में सर ने तो हमको बताया था, तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर हमको लिखनी है। तो दोस्तों लिखते हैं डेफिनेशन। तो दोस्तों हमने डेफिनेशन लिख लिया, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दर का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे दर का मतलब है, सर आपने बताया था दर को हम लोग किससे लिखते हैं, dx अपॉन dt से लिखते हैं। तो dx अपॉन dt कैसे निकालेंगे और इसका कैसे होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे अतः अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को हमने लिख लिया dx अपॉन dt, ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अभिक्रिया का दर नियम या अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का दर समीकरण हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। सो वहां से हमको क्या पता है, जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सो अभिकारक क्या है हमारा, यहाँ पर A है। अब इसकी सांद्रता पर अगर निर्भर नहीं करेगा तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0। यानी सांद्रता कुछ भी हो, अभिक्रिया की जो दर है या जो अभिक्रिया का वेग है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, सो अभिक्रिया का वेग कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं और क्या लगाते हैं, बराबर लगाते हैं। चलिए दोस्तों लिखते हैं इसको, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, जब बराबर का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, k कांस्टेंट लगाएंगे। k कांस्टेंट क्या है, वेग स्थिरांक, इसी का तो मान हमको निकालना है, k का मान ही हमको निकालना है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और k का मान निकाल लेंगे। यहाँ क्या हो गया, k इंटू a की पावर 0। जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, तो आपका आंसर होगा, जब किसी की पावर से 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये हमें पता है। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू 1। क्यों हुआ, क्योंकि a की पावर 0 का मान सर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सर x वाला यहीं रखा रहने देंगे और dt वाला दूसरे साइड में उसको लेके जाएंगे। सो लिखते हैं इसको, dx इज इक्वल टू k इंटू dt। अब इस समीकरण को हम लोग मान लेंगे 1।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको मान निकालना है k का, यानी वेग स्थिरांक का मान निकालना है। तो हमको इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर। सर हमको सबको पता है जब हम समाकलन करते हैं, सो बायो वाले यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। करना क्या है, छोटा सा समाकलन है, हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और समाकलन भी आप आसानी से कर लेंगे। बाकी मैथ वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समाकलन कैसे करना है ये मैथ में आप आसानी से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 का समाकलन करना है। समाकलन का एक साइन बनाते हैं, ये क्या है, समाकलन का एक साइन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, dx लिखा हुआ है। यहाँ पर भी समाकलन बनाएंगे और k लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, dt। समाकलन कभी भी स्थिरांक का नहीं होता है, यानी जो स्थिरांक होते हैं वो समाकलन के साइन से बाहर आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर स्थिरांक कौन है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, k है। सो इसीलिए k का समाकलन नहीं होगा, k को कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे और dt का समाकलन करेंगे। सो यहाँ क्या लिखा हमने, dx लिखा और यहाँ पर k को बाहर कर दिया, और समाकलन हमको किसका करना पड़ेगा, dt का समाकलन करना पड़ेगा। सर यहाँ से हमको एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, dx का जब समाकलन करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, x आता है, ठीक है। dx का समाकलन करने पर उसका फॉर्मूला क्या होता है, dx का जब समाकलन होता है तो x आएगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे dt, यानी इस x की जगह हमने क्या लगा दिया, t लगा दिया, तो इसका समाकलन क्या होगा, जब dx का समाकलन x हुआ तो dt का समाकलन कितना होगा, t होगा। सिर्फ इन दो पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे और समाकलन आप आसानी से कर लेंगे। सो dx का समाकलन कितना होता है दोस्तों, x होता है। यहाँ पर k लिखा हुआ था, हमने k लिख दिया। फिर dt का समाकलन कितना होता है, सर हमको पता है dt का समाकलन कितना होता है, t होता है, t हमने लिख लिया। प्लस यहाँ पर एक जोड़ देंगे i, ये i है क्या, ये है समाकलन स्थिरांक। i क्या है, समाकलन स्थिरांक। दोस्तों अब छोटा सा एक काम और बचा हुआ है, हमको i का मान निकालना है और i का मान इस समीकरण में रख देना है। यहां से हमको k का मान आसानी से पता चल जाएगा। अब वो i का मान कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमको इस समीकरण को क्या मानना पड़ेगा, चूंकि हम समीकरण 1 मान चुके हैं इसीलिए हम इसको समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण 2। तो इस समीकरण को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। समीकरण 2 में हमको ऐसा क्या करना है कि हमको i का मान पता चल जाए। तो दोस्तों ये हम काम कब कर रहे थे, ये हम काम कर रहे थे t समय पर, ठीक है। ये काम हम कब कर रहे थे, जब समय कुछ गुजर चुका होगा। जब कुछ समय गुजरा होगा तभी कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हुआ होगा और तभी कोई उत्पाद बना होगा। क्योंकि हमको पता है स्टार्टिंग में कभी भी कोई उत्पाद नहीं बनता है, जब कुछ समय गुजर जाता है तभी हमारा उत्पाद बनता है। क्योंकि ये सब काम हुआ है t समय के बाद। इसी तरीके से अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तब वहां पर टाइम कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, टाइम कितना होता है, 0। क्योंकि स्टार्टिंग हुआ है वहां पर तो टाइम कितना रहा होगा, 0 टाइम रहा होगा। अगर टाइम 0 रहा होगा तो हम आपसे पूछे सर क्या उत्पाद बना होगा, तो आपका आंसर होगा जब स्टार्टिंग है सर तो उत्पाद भी नहीं बना होगा। यानी अगर उत्पाद नहीं बना होगा तो उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, उत्पाद की भी सांद्रता कितनी होगी, 0 होगी। सो इसी तरीके से हम लोग समीकरण 2 में क्या रखेंगे, अब इसको एक समय के लिए हटा देते हैं। समीकरण 2 में क्या रखना है, स्टार्टिंग के लिए बात करेंगे। अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे तो सर t का मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग है। अगर स्टार्टिंग है तो उत्पाद भी नहीं बना होगा, और उत्पाद अगर नहीं बना होगा तो x का मान कितना होगा, 0 होगा। x का मान कितना होगा, 0 होगा। यानी t की जगह 0 और x की जगह 0 रखने पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। i के मान के लिए समीकरण 2 में आपको t की जगह 0 रखना है और x की जगह 0 रखना है। i का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, x बराबर k इंटू टी प्लस आई, यानी x की जगह हमको कितना रखना है, 0 रखना है। x की जगह हमने 0 रख दिया, बराबर लिखा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है, और t का मान हमको पता है कितना आया है, यहाँ पर 0। इसकी जगह भी 0 रख दिया, प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, i। हमने यहाँ से क्या लिख लिया, i लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 तो 0 ही रहेगा। जब किसी चीज की 0 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर कितना आ जाता है,
जीरो आ जाता है। और जीरो में जब कोई चीज जोड़ी जाती है तब क्या आता है, जिस चीज को जोड़ेंगे वही आ जाएगा। यानी जीरो में अगर आई को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, आई आएगा। यहां से आपको पता चल गया आई का मान कितना आया है, जीरो। यही आई का मान हमको कहां रखना है, समीकरण 2 में। यहां से क्या लिखेंगे, आई का मान समीकरण 2 में रखने पर। सो आई का मान दोस्तों हमको समीकरण 2 में रखना है। तो देखते हैं समीकरण 2 हमारी है क्या। लिखा हुआ है x बराबर k इंटू टी प्लस आई की जगह कितना आया, आई की जगह आ गया सर जीरो आ गया। सर अभी आपने बताया था जब किसी चीज में जीरो जोड़ा जाता है तो वही चीज आ जाती है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, x बराबर k इंटू टी, ये जीरो यहां से हट जाएगा। अब हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है k का। अब k को यहीं रोकेंगे और t को दूसरी साइड में भेज देंगे। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन टी बराबर k, या k बराबर x अपॉन टी। दोस्तों यही मान है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान। यहीं से कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे लगाएंगे ये हम आगे की सीरीज में बात करेंगे, जहां पर हम आपको न्यूमेरिकल की सीरीज देंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लगवाएंगे, बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए देंगे क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को लगाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोगों से पूछेंगे इसको। सो क्या करना है, हमको k का मान निकालना था, हमने k का मान निकाल लिया। k का मान क्या आया, k बराबर आया x अपॉन t। यहां पर x है क्या, यहां लिख लेंगे जहां x बराबर वियोजित पदार्थ की मात्रा। x बराबर क्या है, वियोजित पदार्थ की मात्रा। t बराबर क्या है, t बराबर है समय, यानी t क्या है, समय है। और k क्या है, हमको सबको पता है k क्या है, वेग स्थिरांक है। तो दोस्तों एक बार इसको फिर से समझते हैं। हमको निकालना क्या था, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मान हमको निकालना था। k का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक अभिक्रिया मान ली। माना क्या अभिक्रिया है, कोई A अभिकारक है जो क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। फिर हमको सर ये भी पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो तुरंत हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, डेफिनेशन को लिख लिया। डेफिनेशन क्या कहती है, जब कोई अभिक्रिया हो या किसी अभिक्रिया की जो दर होती है वो कभी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी सांद्रता में कितना भी परिवर्तन हो जाए, अभिक्रिया जिस वेग से हो रही है, या तो अगर तीव्र गति से हो रही है तो वो तीव्र गति से ही होती रहेगी, अगर मंद गति से हो रही है तो वो मंद गति से होती रहेगी। कभी भी वेग पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। आप सांद्रता को चाहे बढ़ा दीजिए या सांद्रता को घटा दीजिए, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फिर हमको अभिक्रिया की दर निकालने का भी फॉर्मूला पता था। अभिक्रिया की दर को हम लोग dx अपॉन dt से लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती होता था किसके, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता था। तो यहाँ पर अभिकारक क्या था, हमारा A था। चूंकि ये दर पर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती थी, अगर सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी तो सांद्रता कितनी हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, हमने अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया और क्या लगाया, बराबर लगाया। और यहां पर जब भी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक वेग स्थिरांक लगाते हैं। वेग स्थिरांक यानी एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हमने कौन सा लगाया, k कांस्टेंट लगाया। फिर क्या लिखा, a की पावर 0। अब किसी की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1। ठीक है, सो इसको सॉल्व किया, dx बराबर k इंटू dt आया। अब इस समीकरण का हमको क्या करना था, समाकलन करना था। इस समीकरण का हमने समाकलन किया और समाकलन करके समीकरण 2 बना ली। यहां पर i क्या था, समाकलन स्थिरांक था। अब इस समाकलन स्थिरांक का हमको मान निकालना था। चूंकि ये सारा काम हमने किया था t समय बाद, यानी कुछ समय के बाद। जब समाकलन स्थिरांक का मान निकालेंगे तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग में चलेंगे, और जब स्टार्टिंग में चलेंगे तो वहां पर समय का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। चूंकि स्टार्टिंग की बात है तो वहां पर उत्पाद भी
नहीं बना होगा, अगर उत्पाद नहीं बना होगा तो x का मान भी कितना होगा, 0 होगा। इन सारी वैल्यूज को हमने रखा और i का मान निकाल लिया। जो i का मान आया है यही समीकरण 2 में रख दिया गया और यहां से हमने k का मान निकाल लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान आप आसानी से निकालना सीख चुके हैं। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।